सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ आज प्रोग्राम में होंगे राना ताहिर साहब, सदीक साजिद और अनवर अब्बास। बजट आज पास हो गया, बड़ा स्मूथली पास हुआ। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा राइटली ट्वीट किया। अपोजिशन तवक्को ये की जा रही थी कि वो कोई बहुत आज सख्त मुजाहरा करेगी, यानी ये 5-6 दिन पहले ये तवक्को थी, लेकिन बिल्कुल आज अपोजिशन ने किसी तरह का भी कोई ऐसा टफ़ टाइम गवर्नमेंट को नहीं दिया, बल्कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ शहबाज शरीफ साहब तो आज ऐवान में मौजूद ही नहीं थे। बिलावल भुट्टो साहब ने इस बात पर शदीद नाराज़गी का भी इजहार किया। गवर्नमेंट 172 वोट लेने में कामयाब हो गई और एक आज का जो मार्का है उन्होंने सर किया। कैसे ये मुमकिन हुआ, क्या इसके किस तरह से बिहाइंड द सीन गुफ्तगू हुई, अपोजिशन कहती क्या थी, अब करते कुछ हैं, तासुर कुछ देते हैं। कुछ थोड़ा सा पुरानी उनकी जो गुफ्तगू है वो आपको सुनवाएंगे और आगे अब क्या है। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब पार्लियामेंट से ख़िताब करेंगे और उसमें अब इस वक्त गुफ्तगू ये हो रही है कि उनका जो कल का ख़िताब है उसमें अपोजिशन बैठ कर सुने उसको और वहाँ पर कोई हुल्लड़बाजी और नारेबाजी बीच में ना हो। आज रात इसका फ़ैसला होगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म बहरहाल कल ख़िताब करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम इंटरव्यू जो उन्होंने चाइना की एक न्यूज़ एजेंसी को दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर ख़ित्ते में जो इस वक्त तनाव है उसका ज़िम्मेदार कौन है। अमेरिका और वेस्ट दबाव डालते हैं पाकिस्तान पर कि चाइना से ताल्लुकात को के साइड इख्तियार करें, वो चाइना से ताल्लुकात को कम करें, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि चीन के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो किसी तरह भी मुतासर नहीं हो सकते और वो जिस तरह मजबूत थे आने वाले दिनों में भी मजबूत रहेंगे। इसके अलावा एक अहम फ़ैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें नेशनल बैंक के चेयरमैन और उनके एमडी को उनकी जो तकर्रियाँ थी उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया। बहुत ये एक अहम फ़ैसला है कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सरबराहों को लगा दिया जाता है और फिर जब उनके ख़िलाफ़ कोई अदालत में जाता है तो पता चलता है कि बेज़ाब्तगी इस हवाले से कितनी हुई है। बैंकिंग की डिग्री चाहिए थी उन्हें, लेकिन उनके पास फ़िज़िक्स की डिग्री थी। किसी लैब में काम करना चाहिए था, किसी कॉलेज में लेक्चरर होना चाहिए था, लेकिन वो नेशनल बैंक के चेयरमैन उनको बना दिया गया। तो फिर इन इदारों की परफॉर्मेंस क्या होगी। ये सारे मौज़ूआत और इसके अलावा बहुत सारी पॉलिटिकल और डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने हम पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सदीक साजिद साहब, मैं आपका कमेंट तो चाहूँगा, लेकिन मैं शहबाज शरीफ साहब की एक तकरीर सुनवाना चाहता हूँ जो इस बजट के हवाले से उन्होंने कौम से वादा किया था कि वो इसको पास नहीं होने देंगे। ज़रा सुनवाइए शहबाज साहब को। सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, ये तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। क्या हुआ फिर, वो सीसा पिलाई हुई दीवार कहाँ चली गई? बिल्कुल वो सीसा पिलाई हुई दीवार बने जी, लेकिन हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बने, अपने अपोजिशन के ख़िलाफ़ ही वो सीसा पिलाई दीवार बने। एक तो वो तकरीर अपनी करके उसके बाद वो आए ही नहीं, पूरा हफ्ता ही नहीं आए और आज उनके ना आने की वजह 70 नून लीग के अराकीन आज गैर हाज़िर थे, 70 अराकीन। तो उसकी बड़ी वजह जो है वो यही बताई गई, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी आज काफ़ी नाराज़गी का भी इजहार किया और एक मौके पर उन्होंने ये कहा कि पता नहीं ये मेरे नून लीग के दोस्त कहाँ चले गए हैं, हालांकि वो लॉबीज़ में मौजूद थे। जो आप बात कर रहे हैं जिस वक्त वो ज़रा बिलावल भुट्टो का भी जो उन्होंने गिला किया शहबाज शरीफ साहब से, ज़रा वो। जी सदीक साजिद साहब, बिलावल भुट्टो भी यही कह रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और इन्होंने तो बिल्कुल अपना वादा निभाया कि मेरे सारे जो MNAs हैं वो मैंने शहबाज शरीफ के हवाले कर दें, जिस तरह इनका मर्ज़ी जो है इस्तेमाल करें। लेकिन जब कायद ही मौजूद ना हो ऐवान के अंदर, वो तो उनको जो तारक शफ़ी साहब उनका इंतकाल हो गया उसकी वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन ख्वाजा आसफ़ आज मौजूद थे, राना तनवीर मौजूद थे और लोग जो इनके मौजूद थे। ये लॉबीज़ में जो आप बात कर रहे हैं, एक मौका जो आया था तो उस वक्त सिर्फ 60 अरकान थे, लेकिन ये लॉबीज़ में मौजूद थे। लेकिन जब वोटिंग हुई तो उस वक्त 138 अरकान मजमूई तौर पर अपोजिशन के थे और उसमें जो सिर्फ पीपल्स पार्टी के 2 MNA गैर हाज़िर थे, लेकिन नून लीग के 18 गैर हाज़िर थे। जो आप बात कर रहे हैं वो उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ये
बहस वहाँ पे हो रही थी मुख्तलिफ शिकों के ऊपर जब होनी थी, और एक ऐसी शिक आ गई थी, तरमीम आ गई थी जिसके ऊपर चैलेंज किया था, तो उस वक्त ये दौड़ते हुए सारे आए। लेकिन ये बात थी कि आज आसिफ जरदारी भी ईवान में मौजूद रहे काफ़ी देर, बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है वो मौजूद रहे। लेकिन जो आप बात करें ना, शुरू में इंट्रो में आपने बात की कि पसे पर्दा क्या चल रहा था, वो तो कहानी आपको पता चली गई कि मुफाहमत इनकी जो है वो हुकूमत के साथ, स्पीकर के साथ भी हो चुकी थी। पहले तो स्पीकर को ही बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे, एक मौका ऐसा आ गया था कि स्पीकर के ख़िलाफ़ इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान किया था। लेकिन आज जब ये फाइनेंस बिल था तो हम ये कम अज़ कम तवक्को कर रहे थे कि अपोजिशन इसके ऊपर एहतजाज करेगी, हंगामा करेगी, स्पीकर का गिराव करेगी, कोई नारेबाजी होगी, जैसा कि इनके लोग ये कहते आए थे कि हम हर तरीका इस बजट की मंजूरी को रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें नज़र ही नहीं आई, बल्कि आज तो नून। अच्छा ये बताइए, कल जो वज़ीर-ए-आज़म साहब जब पार्लियामेंट से खिताब करेंगे तो आप क्या इत्तला है कि सुनेंगी अपोजिशन या कल भी हंगामा होगा? नहीं, अभी तक तो इन्होंने यही डिसाइड किया है कि वज़ीर-ए-आज़म की जो तकरीर है वो सुनी जाएगी और उसको फिर रिस्पॉन्ड भी किया जाएगा जो अपोजिशन की जानब से, और वो यही लेकिन उससे पहले एक इजलास होगा ताकि वज़ीर-ए-आज़म उसी सूरत में आएंगे कि जब उनकी बात फिर अपोजिशन भी सुने। और अपोजिशन का तो ऐलान कर दिया है जी जी फवाद चौधरी साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि कल वज़ीर-ए-आज़म का खिताब हम सुनेंगे। अपोजिशन ने यह कहा है कि हम वज़ीर-ए-आज़म की बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर वज़ीर-ए-आज़म भी हमारी बात सुनकर जाएँ। ये ना हो कि वो वज़ीर-ए-आज़म तकरीर करें और उसके बाद जो है वो चले जाएं। तो ये अच्छा, वो चाहते हैं कि ऐवान के अंदर सुने, अपने चेंबर में जाके वो स्पीकर पर तकरीर सुने, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, वो ये नहीं है। इस वजह से इम्कान है कि आंखों में आंखें डालकर। जी जी, वो ज़ाहिर है वो इमरान खान के लिए तो ख़ास तौर पर मोहब्बत रखते तो है ना जी, तो इस वजह से। अच्छा, एक राना साहब, आज एक और मोहब्बत देखने में आई अपोजिशन की और गवर्नमेंट की। एक चीज़ पर तो बिल्कुल इत्तफाक था, वो जो टिकट्स मिलते हैं इनको मेंबरान को आने जाने के लिए, हवाई टिकट, उसकी बजाय वाउचर चाहिए थे, क्योंकि टिकट तो उनके नाम पर होते हैं, एक्सपायर भी हो जाते हैं, वाउचर ओपन होते हैं, किसी को भी आप अपने किसी दोस्त को भी दे सकते हैं, किसी सहेली को भी दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं और वो इस्तेमाल हो सकता है। इस पर तो बहुत ही ज़्यादा इत्तफाक के राय था। राना ताहिर साहब, समीर साहब, देखें ये जो वाउचर्स वाली बात है ना, ये देखें कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि इससे कोई माली बोझ नहीं पड़ेगा हुकूमत पर, जितने के टिकट थे उतने के वाउचर मिलने हैं, तो इसलिए ये देने में हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। लेकिन इससे आप एक अंदाज़ा लगाएं कि ये बेचारे गरीब गुरबा अरकान जो मुंतखब होकर आ जाते हैं असम्बलियों में, वो माली फ़ायदा थोड़ा सा भी मिल रहा हो तो उस पर किस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये तो, लेकिन आवाम को जहाँ पे फ़ायदा देना हो वहाँ पे ये एक दूसरे कान पकड़ने की बात करते हैं। और अभी जो बात आपने समीर साहब, ये बजट देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला बजट है जो इस तरीके अहसन अंदाज में मंजूर किया गया। कौमी असम्बली में बहुत शाइस्तगी का मुजाहरा किया गया। इससे पहले बजट की मंजूरी के वक्त माजी में ऐसी शाइस्तगी ऐवान में देखने को कभी नहीं मिली। वैसे वो शाइस्तगी हमने देखी थी जब शहबाज शरीफ साहब 3 दिन तकरीर करने की कोशिश करते रहे। वही ना, वो शाइस्तगी बड़ी ज़बरदस्त। उस शाइस्तगी के नतीजे में फिर जो मामला तय हुए उसका मुजाहरा आज की शाइस्तगी था। तो समीर साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब नहीं आए असम्बली में, इसकी क्या वजह? ये तो कहते हैं कि जी वो जो आपने अभी तकरीर सुनाई शहबाज शरीफ साहब की कि सीसा पिलाई हुई, ये तो सीसा पिघल गया, ये तो मोम से भी ज़्यादा नरम साबित हुआ ये सीसा जो था। तो ये अपोजिशन, आप कई बार खुद भी कह चुके हैं कि ये मुकमका का निज़ाम है सारा। समीर साहब, यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं करना, सिर्फ अवाम। अब जो बातें इन्होंने की हैं, और एहसन इकबाल साहब की भी मैंने गुफ्तगू सुनी, तो उसके नतीजे में तो ये बजट अब अवाम दुश्मन रहा ही नहीं है अपोजिशन के कहने के मुताबिक। नहीं, अपोजिशन में हमें थोड़ा सा तो एक तफरीक करनी पड़ेगी ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो भरपूर अंदाज में उन्होंने इस पर बात की, आसिफ अली ज़रदारी भी मौजूद रहे, फिर उन्होंने स्पीकर को एक ख़त भी लिखा है बिलावल भुट्टो साहब ने कि रूल्स जो हैं उनकी वायलेशन की गई है। तो और फिर उन्होंने आज जिस अंदाज़ में शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद की है, बड़ा महज़ब अंदाज़ है, यानी उन्होंने अपना दुख बयान किया है लेकिन बड़े एहतराम के साथ, और ये कहा कि अगर वो होते तो यहाँ पर अपोजिशन बेहतर होती है। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ़ ही मौजूद नहीं है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ ही मौजूद नहीं है, तो फिर अपोजिशन कैसे होगी? तो जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स है उसमें हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपना रोल हमें अदा करती हुई नज़र आई आज। नहीं समीर साहब, पीपल्स पार्टी जो रोल अदा कर रही है ना, उनके भी अपने मसाइल हैं।
ये देखें, ये जिस दिन जिसको कोई ड्यूटी मिली होती है वो उसके मुताबिक अदा करता है। आज क्या ड्यूटी, किसने दी ड्यूटी? सर ये आपस में तय कर लेते हैं ना, फराइज मनसबी जो हैं उनके क्या क्या हैं वो ये तय करके। वो तो कह रहे हैं कि आपको होना चाहिए था और ओपनली बात कर रहे हैं। शहबाज वो कहते हैं ना, पहले आपको पता है कि मसला ये है कि अपोजिशन नहीं करनी हमने। पीडीएम में पीपल्स पार्टी को निकालने का जब मामला आया तो उस वक्त नून लीग ने पीपल्स पार्टी को क्या कहा? जब यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर सेनेट में बनाने का मामला आया तो नून लीग पीपल्स पार्टी को कह रही थी कि इन्होंने मुकमका कर लिया। ये जो मामला है ये सारा नहीं, आज बिलावल ने ये तो नहीं कहा कि शहबाज शरीफ ने मुकमका कर लिया, उन्होंने कहा कि आपको आना चाहिए था। अमीर साहब बात कहने की होती है ना, वो कह गए, उन्होंने कहा नहीं कि जो अरकान गैर हाजिर रहे हैं कुछ पार्टियों के बहुत ज़्यादा, उससे सवालात उठते हैं, तो और क्या कहें वो मसला ये है। लेकिन समी साहब क्योंकि दोनों का एजेंडा जो है ना वो कतई तौर पर, और इसका इजहार कभी कभी इनके मुंह से बातें निकल भी जाती हैं कि हम तो हुकूमत को हटाना ही नहीं चाहते, ये सारा अवाम को ये मीडिया में ज़िंदा रहने के लिए। नहीं, हुकूमत राना साहब हुकूमत को कैसे हटाएंगे? आपके पास नंबर होंगे तो हटाएंगे ना, तो नंबर तो नहीं है, तो वो क्या कहें कि हम हटाना चाहते हैं? तो कहते तो यही है ना, क्या इसका मतलब था कि जी हम बजट पास नहीं होने देंगे, अगर बजट पास ना होता तो शहबाज शरीफ ने कहा था ना, तो वो आए ही नहीं आज। शहबाज शरीफ साहब, समी साहब ये पहला मौका नहीं है, शहबाज शरीफ साहब झुल देने के माहिर हैं। गुज़श्ता जो बजट है उसमें भी शहबाज शरीफ साहब चले गए थे और उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी ने सख्त एतराज़ किया था। उस वक्त भी सेम सिचुएशन आज थी कि आज भी वो मौजूद नहीं थे। गुज़श्ता माली साल में भी वादा करके पार्टी हमें वादा करके और पार्लिमानी जमहूरियत है उसमें पीपल्स पार्टी हमें अपना रोल नजर करते हुए पार्लिमानी जमहूरियत पे, वो तो पार्लियामेंट पार्लिमानी जमहूरियत नहीं, पार्लिमानी आमरियत है। ये कैसे? ये क्या ये जमहूरियत है समी साहब? इस जमहूरी निज़ाम में कोई आम आदमी असम्बली का मेंबर मुंतखब हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। और बात है, वो इसकी जिम्मेदार कोई पीपल्स पार्टी तो नहीं है, पीपल्स पार्टी है, इलेक्शन कमीशन है उसका जिम्मेदार। नहीं नहीं, पीपल्स पार्टी है समी साहब। इन्होंने ही कवानीन बनाने, इसी पार्लियामेंट ये आने ही नहीं देते किसी को। यहाँ तो मिडिल क्लास का बंदा, महंगा इलेक्शन कर दिया गया है कि यहाँ पे मिडिल क्लास के बंदे के लिए पार्लियामेंट में आना नामुमकिन बना दिया गया। ये तो बात सही है, तो महंगाई इतनी ज्यादा होगी तो इसी वजह से तो वो कह रहे हैं वाउचर्स हमें दे दे। देखें, दादा पोता बेटा ये सब ये निज़ाम है पाकिस्तान में। पार्लिमानी जमहूरियत के नाम पर बदतरीन आमरियत का। मुझे एक आप जमात बता दें जिसमें वालिद के बाद बेटा और बेटे के बाद आगे पोता ना हो। मुझे एक जमात बता दें, कोई छोटी बड़ी किसी जमात का नाम ले दें, आपको बताता आप बताएं किसका। देखें, जमात इस्लामी है, वहाँ पे काजी साहब के बाद वो तो क्लोज जमात है ना, वहाँ पे तो वोट डालने का हक। देखें ना, वो ओपन पब्लिक जमात नहीं है राना साहब, वो कोई आम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनकी मेंबरशिप मेरी बात की आप तईद खुद कर रहे हैं। मैं आपकी बात की ताईद नहीं कर रहा। ये सियासी जमातें जो है, ये सियासी ये निज़ाम जो है अवाम के खिलाफ है। जमात इस्लामी कोई ओपन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक क्लोज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। पहले आप उनके हमदर्द बनते हैं, फिर उनके रफीक बनते हैं, फिर उनके मेंबर बनते हैं कई सालों के बाद, और वो वोट डालते हैं। दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो ओपन जमातें हैं, कोई बंदा भी उनका मेंबर बन सकता है, लेकिन उनका आप सदर नहीं बन सकता, लीडर नहीं बन सकता। वो इलेक्शन इमरान देखें, बात वो इलेक्शन ढकोसला होता है सारा। ये यही तो मैं कह रहा हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही है। हर पॉलिटिकल में एक का मुझे नाम बता दें आप, तो एक जमात पर तो आप इल्जाम नहीं लगा सकते इसका। साहब यही कह रहा हूँ ना, सारी जमातों का ही कर रहे हैं ना। इमरान खान साहब का तो अभी बेटा आया नहीं सियासत में, अगर वो आएंगे तो फिर देखेंगे। लेकिन बात ये है समी साहब के जमहूरियत की रूह जो है ना, उसके ये मुनाफी है सारा कुछ। आपने सही कहा कि इलेक्शन कमीशन की भी ये जिम्मेदारी है कि भाई जो मुकर्ररा हद है उससे ज़्यादा क्यों अखराजात होते हैं, ये पार्टियों के इंतखाबात सही क्यों नहीं होते। जो अजलास करके पार्टियाँ मुकमका करके ये सदर बन गया, ये सेक्रेटरी बन गया, यानी पार्टियों के इलेक्शन जो है उनको भी तो मॉनिटर किया जाना चाहिए। ये तो सबसे बड़ी बात वो राणा साहब आप बात कर रहे हैं कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। अब एक छोटी सी मिसाल है, बल्कि देखिए मोटी मोटी परवेज़ खट्टर के कम अज़ कम 6 अजीज़ व अकारब सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में मौजूद हैं। ख्वाजा आसफ़ की मिसेज़ हैं, भांजी उनकी, वो यहाँ पे मौजूद हैं। शहबाज शरीफ यहाँ पे हैं, हमजा शहबाज वहाँ पे हैं। उसके अलावा उनके और भी जो रिश्तेदार हैं, वो भी बड़ी बड़ी मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ। आप मौलाना फजलुर रहमान है, मौलाना असद महमूद है, शाहिदा अख्तर अली है, वो कौन है सबको पता है, ठीक है। कामरान मुर्तज़ा हैं, आलिया कामरान सेनेटर हैं, ये सारे सिलसिले हैं। ये जमहूरियत के मुनाफी सिस्टम तो हुआ ना। मैं कह रहा हूँ कि पार्टियों के अंदर पहले जमहूरियत आनी चाहिए। ये आप यहाँ पे ये तभी सिलसिला। दूसरी एक बात, अच्छा एक और बात मैं करता हूँ, जब आप मुझे ये बताएं, इनको इलेक्ट कौन करता है? इनको ये सारे जो आप नाम लिखवा रहे हैं, बता रहे हैं,
बाप बेटा माँ बहन, इनको कौन इलेक्ट करता है? लोग इलेक्ट करते हैं ना। तो कौन है इसका जिम्मेदार? नहीं, लोग नहीं जिम्मेदार है। अच्छा, और कौन इलेक्ट करता है? मैं साहब आप देखें जो सिस्टम बनाया गया है कि सिंध में कोई वडेरे के भाई अगर लोग ना जाएं वोट देने, राणा साहब, लोग कहें हम इसको बायकाट करते हैं, हम नहीं वोट देते साहब, उन बेचारों की रोजी रोटी अच्छा, वडेरों के हाथ में होती है। वही रोजी रोटी वाली बात आ गई ना फिर सारी, हर जगह पे किसी ने गुलाम बनाया हुआ है लोगों को। वो गुलाम बने हुए हैं, कहीं सरदारी निजाम है, कहीं जागीरदाराना निजाम है, कहीं सरमायादाराना निजाम। तकरीर कर रहे हैं ना, तकरीर नहीं कर रहा है, ये हकीकत है। नहीं, रियलिटी की बात करें ना, रियलिटी की बात ये है। पाकिस्तान में जब भी शमी साहब ये लोग आए, आप इनका इक़्तिदार देखें। मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने 3 दफ़ा, तीनों दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन आमरियत मुसल्लत करने की कोशिश की। उन्होंने जिस तरीके से तमाम इख्तियारात अपनी ज़ात में इकट्ठे कर लिए थे, और वो तो एक तरमीम करा के अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये जमहूरियत से इनका ताल्लुक ही नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है राणा साहब, ज़रा ठंडे दिल से इस पर गौर कीजिएगा। अगर लोग इन लोगों को वोट ना दें, इनको मुंतखब ना करें, मैं आपको हल्के बता देता हूँ, पंजाब के, सिंध के 100 हल्के कम अज़ कम ऐसे हैं जिसमें वही लोग जीतेंगे। लाड़काना से भुट्टोस जीतेंगे, जो मर्ज़ी हो जाए, फिर उधर से जतोईस जीतेंगे, जो मर्ज़ी हो जाए। इधर पंजाब में आ जाएँ, मुजफ्फरगढ़ में पहले खर जीतते थे, अभी भी उन्हीं का क्लैन है, हिना रबानी खर अभी जीतती हैं। अब लाहौर में आ जाएँ, शरीफ जीते हैं। गुजरात में आ जाएँ, चौधरीज जीतते हैं। आप डेरा इस्माइल खां में चले जाएं, मौलाना फजलुर रहमान, उनके भाई, पोते, बेटे, ये सारे वो लोग हैं जो जद्दी पुश्ती नस्ल दर नस्ल जो मुसल्लत हैं। अब लोग इनको वोट देते हैं, मजबूरी के आलम में देते हैं कि पुलिस वालों को, ये इलाके की पुलिस जो है वो भी इनके आगे बेबस होती है। ऐसा निज़ाम ही ऐसा है ना जी, बेसिकली ये सारे का सारा जो निज़ाम है, ये कैपिटलिज्म है, इसको समझें। दौलत की बुनियाद पर बना हुआ ये निज़ाम है, और ये जिसको जमहूरियत कहा जाता है। आप ज़रा अमेरिका की जमहूरियत देख लें, पहले बड़ा बुश, फिर छोटा बुश, पहले क्लिंटन, फिर उसकी बीवी क्लिंटन। ये आप इधर इंडिया में चले जाएं, गांधी शुरू होंगे, कहाँ तक चले गए। आप बरतानिया में चले जाएं, ब्लेयर एक जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गया, दूसरा वज़ीर-ए-आज़म बन गया। ख़ानदान है, मुसल्लत है ख़ानदान, ये कोई, और ये सरमायादारी निज़ाम की निशानियाँ हैं। और ये पैसे की बुनियाद पर, जो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इन्होंने करप्ट कर दिया पूरे सिस्टम को, बना लिया। पैसे वाले जो लोग हैं वही यहाँ पर हुक्मरानी करते हैं। लेकिन उसमें एक ये फैक्टर ज़रूर है कि लोगों को लड़ना उठना पड़ेगा। आप जिस तरह लोगों को ये कह रहे हैं ना कि जी बस उनका तो कसूर ही नहीं है, कसूर है। वो उनके डेरों पर जाते हैं अपने कामों के लिए, मना, अगर थोड़ी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। वो जैसे मुन्नू भाई कहते थे ना कि जीण लई मरना था पैंदा है ना। अगर आप मरने के लिए तैयार नहीं है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये लोग आप पर मुसल्लत होंगे। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इन वडेरों की नहीं है। वो इसीलिए मज़हब में भी ये बात है कि आप जालिम हुक्मरानों के सामने कलमा हक कहें, यही है वो सिस्टम को ठीक करें आप, और उसके लिए आप उठें। अगर हर आदमी यही सोचे कि अच्छा जी मुझे तो पकड़ लिया जाएगा, मैं ये बात नहीं कर सकता, मेरी रोटी नहीं है, मेरा वो नहीं है, तो मेरी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। ये तो है सबसे अहम बात। अब जरा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें हम अपने एक छोटी सी, मैं अगर समीर साहब मुझे इजाज़त दें, जो राणा साहब ने बात की ना, जो शाह महमूद कुरैशी ने ये बात कही जी इसका माली असर नहीं पड़ेगा। राणा साहब, माली असर इसका बहुत ज़्यादा पड़ेगा। 5 अरब और 70 करोड़ का बजट है इस माली साल में कौमी असम्बली का, जो कि आज उन्होंने मंजूर किया। उसमें इन MNAs की तनख्वाहों की मद में कमोबेश 2.5 से पौने 3 अरब रुपए जो है इनकी तनख्वाहों की मद में खर्च होंगे। कर रहे हैं आप, बात और कर रहे हैं, ठीक है। जो आप वाउचर्स की बात कर रहे हैं ना, वो उसी बजट का हिस्सा है ना। वो वाउचर्स उसी का हिस्सा ही है, उसी अमाउंट के होंगे जितनी के टिकट। आप ठीक है, लेकिन उस बजट में शामिल ना, दूसरी बात ले आए ना। नहीं, ये तो उसमें आएंगे तो सही ना, बजट का हिस्सा तो होंगे ना जी, उसी बजट में शामिल होने थे। वो तो टिकट भी होने थे, लेकिन वो टिकट की वाउचर्स इनको मिल जाएंगे, किसी के नाम के ऊपर वो टिकट तो तब्दील नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि टिकट मालियत तो वही थी ना, मैं ये कह रहा था, मालियत वही है, लेकिन ये बाजार है, माली बोझ तो पड़ना ही पड़ना ना। ओहो, माली बोझ नहीं, आप फिर आप वही बात कर रहे हैं। माली बोझ देखें, 3 लाख के टिकट की बजाय 3 लाख के वाउचर मिलेंगे, तो वो 3 लाख का बोझ तो है, लेकिन उस बोझ में इजाफा तो नहीं हुआ ना। चीजें इजाफा हुई है ना जी, इसके अलावा वो और चीजें हैं ना, उसके हक में तो वोट नहीं आया ना, वो और बात है जो आप कर रहे हैं। ये तो एक ही था ना, वो तो एक ही बात है ना, आप चीजें कंफ्यूज ना करें।
बेसिकली जो असल बात है आप वो करें। ये तो आप भी सियासतदानों की तरह से नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के कर लें कुछ। नहीं, मैं आप पहले आप बात करें, हमारी बात तय हो गई। देखिए, आप पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के लीडर भी हैं, आप सहाफ़ियों के कायद भी हैं, आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाबी दे। लेकिन सवाल ये है कि बात को मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। 2 लाख रुपया एक MNA की तनख्वाह है, ठीक है जी। अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि माली बोझ क्यों नहीं पड़ना, एक एक्ट पास कर गए थे शेर अफगर न्याजी कि जितनी तनख्वाह सरकारी मुलाजमीन की बढ़ेगी ऑटोमेटिकली हर MNA सेनेटर की भी बढ़ जाएगी। 10% इन्होंने इजाफा किया हुआ डाक अलाउंस हर MNA को भी मिलेगा। कौमी ख़जाने में बोझ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? 5 रुपये पहले ये फ़ी किलोमीटर गाड़ी के लिए देते थे अगर MNA बाहर जाता या ट्रैवल करके आता, अब उसको बढ़ाकर 15 रुपये जो है वो कर दिया गया, ठीक है। टेलीफोन की मद में इनको 8,000 रुपये मिलते थे, अब उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। ये बोझ हाउस रेंट जो है वो पहले कम था, उसको भी बढ़ाकर जो है वो ज़्यादा कर दिया गया, उनको जो दिया जा रहा है। तो सारी चीज़ें वो खिदमत करते हैं ना, इस वजह से तो कह रहा हूँ ना, तो वो उस हवाले से मैं बात करूँ कि चीज़ें तो खिदमत करते हैं अवाम की। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है और वापस जब आते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म खान ने एक बहुत अहम इंटरव्यू दिया चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी को, जिसमें उन्होंने इस खित्ते में ख़राबी कौन पैदा कर रहा है, पाकिस्तान पर दबाव क्या है और पाकिस्तान आने वाले वक्तों में क्या करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की। एक दफ़ा फिर उन्होंने दुनिया को ये मैसेज दिया है कि अब पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है और यहाँ पर ताल्लुकात इवन हैंडेड होंगे, हमें ग़ुलामों की तरह ट्रीट करना बंद करें। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चाइना की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बड़ी खुलकर बात की है। उन्होंने इस खित्ते में इस वक्त जो तनाव है, इस वक्त जो एक इज़्तिराब की कैफियत है और सिचुएशन रोज़ाना की बुनियाद पर जो डेवलप हो रही है, उस पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है कि इस सब का ज़िम्मेदार अमेरिका है, जिसने चाइना के ख़िलाफ़ एक अलायंस बनाया है क्वाड के नाम से, जिसमें जापान शामिल है, जिसमें इंडिया शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलियंस हैं, जिसमें सिंगापुर है। और ये वो सबसे बड़ा एक एक्ट है अमेरिका का, जिसने यहाँ पर ख़ित्ते में एक सूरत हाल पैदा कर दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं इमरान खान। ये आपने उनकी बात सुनी कि क्वाड बनाया अमेरिका ने, यहाँ पर एक राइवलरी चाइना के साथ शुरू की है और जिसने इस खित्ते में एक अस्तराबी कैफियत और यहाँ पर एक अजीब सी सिचुएशन पैदा कर दी है। फिर उन्होंने ये कहा कि एक तो क्वाड क्रिएट किया, उसके बाद अब प्रेशर डाल रहा है अमेरिका कि जनाब आप इसमें साइड्स लें, आप चाइना को छोड़ के तो आप अमेरिका के साथ आ जाएं। वो जो सुपर पावर है वो यहाँ पर अपने कोर्सिव मेजर्स यूज़ कर रही है, अपने एक इस्तेमाल कर रही है अपनी हैसियत का और ममालिक पर प्रेशर डाल रही है और पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रही है। सुनिए क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। बड़ी बहादुरी से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये मग़रिब और अमेरिका ये अनफेयर है कि वो पाकिस्तान पर यानी हम पर दबाव डाल रहे हैं कि हम चाइना और अमेरिका की राइवलरी में साइड्स लें, किसी तरफ चले जाएं। ये बिल्कुल वही बात है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब से कही थी अमेरिका ने उस वक्त बुश ने कि या तुम हमारे साथ हो या तुम दुश्मनों के साथ हो। तो बुश उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब लमलेट हो गए, बिल्कुल यूँ जहाँ दूर तक मेरा हाथ जाता है ना ऐसे लंबे पड़ गए और पाकिस्तान एक तबाही के रास्ते पर चला गया। और पाकिस्तान ने अपने नेबर में तालिबान पर, अफ़गान पर वो जो एक अमेरिका ने क़यामत ढाई, वो जो वहाँ पर आग बरसाई, पाकिस्तान उसमें एक हिस्सेदार बन गया। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अब उन वो जो गलतियाँ थी उनका यादा नहीं कर रहे और उन्होंने बिल्कुल खुलकर जो अमेरिकन्स के साथ इंटरव्यू हुआ उसमें भी ये बात की कि अब हम अफ़गानिस्तान पर हमला करने के लिए अपने अड्डे नहीं देंगे, अब हम अपनी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम अमेरिका के साथ जंग के आग बरसाने में पार्टनर नहीं हैं, हम अमन के साथी हैं, कोई फेवरेट नहीं है हमारा अफ़गानिस्तान में और जो भी बनेगा अफ़गान हुकूमत जो भी बनाएगा अफ़गान लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक हम उसको वेलकम कहेंगे। ये अमेरिका को पैगाम दिया और अब इस इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात कही खुलकर, बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी डर के, जो आपके दिलों में है, जो पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि चीन पाकिस्तान का दोस्त है,
चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, सुनिए ज़रा। ये वो बातें हैं जो पाकिस्तानियों के कान सुनने को तरस रहे थे। पिछली कई दिहाइयों में हमारे जो हुक्मरान थे वो किसी न किसी की कठपुतली रहे। कहीं से कोई अपनी गवर्नमेंट की रिकग्निशन के लिए उसको अमेरिका की ज़रूरत थी। ज़ाहिर है जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को चलता किया तो ज़रूरत थी कि अमेरिका रिकग्नाइज़ करे, वर्ल्ड पावर्स रिकग्नाइज़ करें। जनरल एंथनी ज़नी ने सबसे पहला जो वहाँ पर सेंट काम के जो चीफ़ थे, जो उनकी वायर गई अमेरिका में सबसे पहले पेंटागन में, वो यही थी कि हमें परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना है, हमें इसको अप्रूव करना है। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके वो सरबराह थे। तो नवाज़ शरीफ साहब को देखें, अगर जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको फारिग किया तो उसके बाद उनकी जान किसने बचाई? बिल क्लिंटन ने सऊदी बादशाह से कहा, सऊदी बादशाह ने हरीरी साहब को भेजा। सारी तफसील आप जानते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बादशाहों की तरह उनको माफ़ कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब और वो सारा जो क्लब है उनका, उन्होंने उनकी हर चीज़ को कंडोन किया और वो बादशाहों की तरह आ गए। आसिफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को देख लें, वहाँ पर इंडिया में धमाके हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, वो ISI चीफ को इंडिया भेज रहे हैं। आप अंदाज़ा करें इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है, इससे बड़ा लंबा लेटना और क्या हो सकता है। और फिर आप देखें 2 बंदों को मैं कहता हूँ शहीद किया लाहौर में रेमंड डेविस ने, मरकज़ में पीपल्स पार्टी और इधर खादम आला पंजाब के शहबाज शरीफ साहब मिलके, एक ने जहाज़ का दरवाज़ा खोला, दूसरे ने रेड कारपेट बिछाया, रेमंड डेविस साहब को सलामी दे के बिठा के भेजा और आज दोनों चैंपियन हैं पाकिस्तान के। बिलावल भुट्टो की बात सुने तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए सब कुछ मैंने किया। जरदारी साहब कहते हैं ये हमसे बड़ा सियासतदान कोई नहीं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं गैरत और हमीयत पाकिस्तान की हमसे ज़्यादा जानता कोई नहीं। लेकिन जब जब वक्त पड़ा सब लंबे पड़ गए। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं। एक टेलीफोन कॉल पर, यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में तो वो कहते थे अमेरिकन कि हमें ये उम्मीद ही नहीं थी, हमारा ख्याल था कि ये को आगे से डिमांड करेंगे, तो एक ही कॉल पर हमारी ढेर हो गए। बट इमरान खान इज़ अ डिफरेंट मैन। वो जैसे कहते हैं ना कि बस बता देना था खान आया। तो डेफिनेटली इस वक्त ये जो मैंने कहा कि पाकिस्तानियों के कान तरस रहे थे ऐसी बात सुनने के लिए कि जो दुनिया में ये बताए कि हम बावकार कौम हैं। और देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एवं ही खून नहीं दिया था, एवं ही सर नहीं गवाया था, पूरे मगरब की मुखालफत लेके न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की, कर्नल कज़ाफ़ी उनके साथ खड़े हुए आके, तो उनको भी सज़ा मिली, भुट्टो को भी सज़ा मिली। लेकिन बाद में सब हमारे पास ये प्रिविलेज होने के बावजूद सब लंबे लेटते रहे। बट इमरान खान ही स्टूड अप और उन्होंने कहा कि चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, कोई वो डाउनग्रेड नहीं होंगे, जितना मर्ज़ी दबाव डाल लें, जो मर्ज़ी कर लें, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में कोई कमी नहीं आएगी। अनवर अब्बास, व्हाट डू यू से? आप फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं। बिल्कुल ऐसी है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात की तजदीद या उसको बबांगे दोहल दोहराना के हमारी एक दोस्ती है, इस पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। ये इस वक्त की ज़रूरत है क्योंकि अमेरिकन की जानिब से जो इस वक्त प्रेशराइज़ किया जा रहा है पाकिस्तान को, और जिस तरह से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इस वक्त की ज़रूरत है कि चीनियों को ये पैगाम दिया जाए कि हम आपके साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान और चाइना ये दोनों एक फितरी इत्तेहादी हैं क्योंकि इस इलाके में, इस खित्ते में जो ख़तरात हैं, लाइक हमारे सामने इंडिया है, हमारा अज़ली दुश्मन है, और इंडिया ही चाइना का भी दुश्मन है। और फिर जो साजिश हो रही है जैसे क्वाड ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं चीन के घेराव के हवाले से, तो पाकिस्तान और चीन को ज़रूरत है कि वो एक दूसरे के साथ मिल के इनका मुकाबला करें ताकि इस खित्ते को पुरअमन रखा जा सके और इस खित्ते में अपने जो मफादात हैं उनका हसूल मुमकिन बनाया जा सके। अच्छा, यहाँ पर तो इमरान खान साहब की हद तक तो ये बात बड़ी समझ में आती है। ही हैज़ टेकन ए स्टैंड और बड़े वो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स वो बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि कुछ ऐसे डिसीजन भी फॉरेन ऑफिस ले रहा है कि जिससे जो मुझे उनकी समझ नहीं आ रही। रशिया के साथ बड़े अरसे के बाद हमारे ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए थे, लेकिन ये अब ये जो ब्लैक सी में जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं उसमें एज ए ऑब्ज़र्वर पाकिस्तान का जाना, जिसमें यूक्रेन और अमेरिका है और उसमें इसराइल भी है, तो उससे चाइना
को भी जो है वो थोड़ी परेशानी होगी। और रशियंस जो हैं वो तो जो मुझे ज़राए बता रहे हैं वो तो बिल्कुल उन्होंने एक्सप्रेस की है इस बात कि पाकिस्तान को ये नहीं करनी चाहिए थी। तो ये क्या एज ए ऑब्जर्वर जाके पाकिस्तान हासिल क्या करेगा? ये मतलब इस तरह की खुशामद ये फॉरेन ऑफिस जारी रखेगा? जी समीर साहब, इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका हमें फ़ायदा भी और नुकसान भी। फ़ायदा इन अ सेंस इस तरह से है कि इन एक्सरसाइजेज़ में भारत जो है वो बाहर है, वो इसमें शामिल नहीं हो रहा और भारत इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता कि भारत को आइसोलेट किया गया है। 32 ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं, उनमें चीन भी शामिल है, उनमें अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक भी शामिल है, इवन के भारत के अलावा क्वाड के ममालिक भी शामिल हैं। और इसका जो बुनियादी मकसद बताया गया कि वो एक सलाहियतों में इजाफा है। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी होगी कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और अभी हाल ही में रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लावरोव जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे भी आए। फिर पाक रशिया स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के हवाले से भी एग्रीमेंट फ़ाइनल हुआ और अभी आने वाले महीने में उनके हवाले से 2 तकरीबात भी की जा रही है। एक मास्को में होगी, एक इस्लामाबाद में, साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में ये होगी, एग्रीमेंट पे साइन होंगे जहाँ पे रशियन सफ़ीर भी उसमें शामिल होंगे। लिहाजा हमें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें इजाफा करूँगा कि जो अभी फरवरी में एक्सरसाइजेज़ हुई थी, पाकिस्तान ने जो करवाई थी अमन बहरी मशक़ें थी, उसमें हमने ये देखा कि अमेरिका और ईरान भी शामिल थे, दोनों आर्च राइवल से। और जनरल सुलेमानी के मर्डर के बाद कशीदगी अपने एक इंतहा पे थी दोनों ममालिक में, लेकिन उन एक्सरसाइजेज़ में वो दोनों ममालिक शरीक हुए और पाकिस्तान के साथ दीगर ममालिक भी वहाँ मौजूद थे, अरब ममालिक भी थे। ठीक है, 32 के करीब ममालिक उन एक्सरसाइजेज़ में भी शरीक हुए थे। और यही जो इस वक्त एक्सरसाइज पाकिस्तान की शमूलियत इसी तनाजुर में की जा रही है कि वहाँ पे राइवल मौजूद है। ठीक हो गया, आप कह रहे हैं कि इससे ये एक गेन होगा, लेकिन बहरहाल एक रशिया की नाराज़गी का एलिमेंट है। यहाँ पर एक छोटा सा मुझे वक्फा लेना है और मैं अनवर जब वापस आता हूँ तो मैं आपको मौका दूंगा कि आप अपनी बात को मुकम्मल करें। लेकिन इसके साथ साथ नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट और उनके जो MD हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उनको हटा दिया गया और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हटाया। लेकिन हैरान कुन बात है, आप जब उसकी तफसीलात में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किस तरह के लोग हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, कैसे उनकी तकर्री हो जाती है और फिर परफॉर्मेंस। शायद यही वजह है कि आज उन इदारों की परफॉर्मेंस ऐसे है। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर बात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो दलेराना फ़ैसले किए हैं, जिस तरह अमेरिका को बताया कि पाकिस्तान को इज़्ज़त और एहतराम के साथ डील करें, ये कोई ग़ुलामों का मुल्क नहीं है, ये कोई भेड़ बकरियों का मुल्क नहीं है। और चाइना से कहा है कि हम आपके दोस्त हैं, आप हमारे दोस्त हैं और कोई जितना मर्ज़ी दबाव डाल ले पाकिस्तान इस दबाव में नहीं आएगा। फिर हम बात कर रहे थे ब्लैक सी में होने वाली जो एक्सरसाइजेज़ हैं उसमें रशिया जो है वो पाकिस्तान से नाराज़ हो सकता है। और अनवर अब्बास इस बात को एक्सप्लेन कर रहे थे कि बड़ा इस वक्त ये ट्रिकी सिचुएशन है और बहुत सोच समझकर आपको ये कदम उठाना पड़ेंगे। जी अनवर, आप बात अपनी कंप्लीट कर लें, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे। जी समीर साहब, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि नेटो की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है इन एक्सरसाइजेज़ के हवाले से, उन्होंने इसकी तफसीलात दी हैं कि कल ये शुरू हो चुकी हैं और 10 तारीख तक ये जारी रहेंगी नेक्स्ट मंथ के। उनकी स्टेटमेंट में जो लास्ट पैराग्राफ्स हैं वो काफ़ी अहम है। उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि हमारी प्रेजेंस यानी कि नेटो ममालिक की प्रेजेंस यूक्रेनियन वाटर्स में ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने प्रोवोक करने के हवाले से ये भी कहा है कि क्योंकि यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा भी है और ये एक्सरसाइजेज़ जनूबी यूक्रेन के वाटर्स में या पानियों में हो रही है, लिहाजा उन्होंने रशियंस को प्रोवोक करने के हवाले से ये भी कहा कि जो क्रीमिया का इलाका है या जो तनाज़ा है, वजह तनाज़ा रशिया और यूक्रेन के दरमियान, वो रशिया के ही हिस्से हैं। एक्सरसाइजेज़ पे बयान देते हुए उस बयान को उधर ले जाना बुनियादी तौर पे रशिया को प्रोवोक करना था। और रशियंस की जानिब से भी इन एक्सरसाइजेज़ में न सिर्फ रिजर्वेशन सामने आई हैं बल्कि गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने एक बरतानवी बहरी जहाज़ HMS डिफेंडर जब रूसी पानियों में दाखिल हुआ तो उन्होंने उस पर वार्निंग शॉट्स भी फायर की और उसके रास्ते में बमबारी भी की एक वार्निंग के तौर पे। रशियंस इस मामले में काफ़ी संजीदा है, लिहाजा हमें जो भी फैसले करने होंगे, अपने रशिया के साथ जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और अपने अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं
उन सब को देखते हैं और चीन के साथ जो हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप है उनको मद्देनज़र रखते हुए इंतहाई हसास एक जायज़ा लेके और फिर हमें अपने स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये बहुत अरसे से हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है वो भी खामोशी से बैठा हुआ था, जंग आलूद हो गया, क्योंकि कहीं से फ़ाइल आती थी और फिर आगे से मूवमेंट शुरू हो जाती थी। फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर जो एक सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ डेस्क बने हुए हैं जहाँ पर रिसर्च की जाती है, उनके इंटेलिजेंस विंग्स हैं जो बताते हैं, जो इनपुट देते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अमली तौर पर वो सिलसिला ख़त्म है बिल्कुल, और हैंड पिक्ड लोग जो हैं वो लगाए गए हैं मुख्तलिफ डेस्क पर। और बल्कि पिछले दिनों तो एक ऐसा शख्स पकड़ा गया जासूसी के इल्ज़ाम में जो वजारत ख़ारजा का मुलाज़िम ही नहीं था, फूड डिपार्टमेंट से वो था और डिपुटेशन पर वो आया हुआ था, और चाइना का जो डेस्क है वहाँ पर वो डायरेक्टर बने हुए थे वो साहब, और उनको पकड़ा गया। पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने पास की होगी। तो जो फ़ॉरेन ऑफिस की जो फंक्शनिंग है, टॉप पे लीडरशिप, शाह महमूद कुरैशी नो डाउट एक बहुत ही नफीस, बड़े समझदार फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर जिस तरह पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में बात की है, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तानी कौम तरस रही थी ऐसी बातें सुनने के लिए। लेकिन अब जो अनवर अब्बास बात कर रहे हैं कि ये जो इश्यूज़ हैं कॉशियसली इनको हल करना चाहिए, और ये बहुत अच्छा होगा वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए कि अगर वो वजारत ख़ारजा में एक वज़ीर मुमलिकत का तयन करें। ये बहुत अरसे से ये एक डिमांड आ रही है, इसलिए कि कश्मीर का मसला उसको एक सेपरेट चाहिए, सारा उसको अटेंशन चाहिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाइना के लिए चाहिए, कश्मीर के लिए चाहिए। तो वो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ही मस्ट बी माइंडफुल ऑफ ऑल दैट। लेट्स सी कि कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। मैं अब एक और जो इम्पोर्टेंट स्टोरी है जिसमें हम इदारों की फंक्शनैलिटी के बारे में बात करते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये बैंक है, कौमी जो हमारा जो सरकारी बैंक है। अब आप देखें कि उसके जो सदर जनाब आरिफ उस्मानी साहब और उनके चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज़ुबैर सोमरो की जो तैनाती थी, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कालादम करार दिया। क्यों कालादम करार दिया? कि जनाब उस्मानी साहब जो हैं, जो सदर नेशनल बैंक हैं, उनकी डिग्री नहीं है वो जो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड है, वो फाइनेंस में या बैंकिंग में उनके पास डिग्री नहीं है, वो फ़िज़िक्स की डिग्री है उनके पास। अब आप मुझे बताइए, फ़िज़िक्स का बंदा क्या नेशनल बैंक में बैठ के कुछ तजर्बे करेगा? वहाँ से वो पेंडुलम देखेगा कैसे हिल रहा है, क्या है, कशिश शकल क्या है, वो क्या करेगा वहाँ पर? आपने फाइनेंस के डिसीजन लेने हैं, आपने कर्ज़ों के डिसीजन लेने हैं, और फ़िज़िक्स का बंदा वहाँ पर आपने बिठा दिया। अब 2019 में अब ये तकर्री इसी हुकूमत ने की है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को देखना पड़ेगा कि ये तकर्री कैसे हुई। सदीक साजिद साहब, आप एक हेयरिंग में थे, जो ज़ुबैर सोमरो साहब हैं जो चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उनको भी हटा दिया गया चेयरमैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के तहत। वो तो ऑडिट करवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वो एक बड़े ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है और वो कह रहे थे कि जी ये बैंक मैं तो अपना ऑडिट भी नहीं करवाऊंगा। तो ये इस किस्म के लोग, इनकी भर्तियाँ, तो ये इदारों की जो इस वक्त हालत है उसकी ये वजह है। बिल्कुल जी, और इन इदारों की ज़बू हाली की सबसे बड़ी वजह यही है। इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था राइट मैन फॉर राइट जॉब, ये उन्होंने नारा लगाया था, लेकिन हो बिल्कुल इसके उल्ट रहा है। और आपने जो गुज़श्ता दिनों एक वज़ीर के बारे में भी स्टोरी की थी जो कराची से ताल्लुक़ रखते थे, बड़े बरम हुए थे, वहाँ पे भी देख ले कि चार्ज दिया हुआ है और वो शख्स, उसके पास भी वो तजर्बा नहीं है। और यहाँ पर भी जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, हालांकि सभी साहब ये सारी चीज़ें जाती हैं वफाकी काबीना के पास, वहाँ से इनकी जो है वो मंजूरी दी जाती है, लेकिन क्या इनके पास वो छलनी नहीं है जिसके ज़रिए ये छान सके कि ये क्या ये बंदा, जो आपने भी बात की कि फ़िज़िक्स का तजर्बा है, बैंक को चलाना है, बैंक और फ़िज़िक्स का क्या ताल्लुक़ है इसकी तो अभी, और फिर सरकारी बैंक का सबसे बड़ा इसकी समझ नहीं आई। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को अपने तौर पर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए और इंक्वायरी करानी चाहिए, कौन सा बंदा किसके कहने पे आया और उसकी क्वालिफिकेशन जो है। राना साहब, ये फ़िज़िक्स का बैंकिंग से क्या ताल्लुक़ है? आप बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे ही आप लॉ ग्रेजुएट, आपको एक किसी रिएक्टर का, न्यूक्लियर रिएक्टर का हेड बना दिया जाए कि चलें भी आप इसको चलाएँ। समीर साहब देखें, यही हमारी बदकिस्मती है। सदीक साजिद साहब ने सही कहा
कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़्तिदार संभालने के बाद लोगों को ये तवक्को थी कि अब ये तैनातियाँ जो हैं मेरिट पर होंगी, और वज़ीर आज़म आज भी नेक नीति से मेरिट पर तैनातियाँ चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता चलाना चाहिए कि ये उस्मानी साहब को किसने उनसे सदर बनवाया नेशनल बैंक का, और इसी तरह ज़ुबैर सोमरो साहब को, यानी कोई बंदा ये यानी जवाबदेही के लिए तैयार नहीं थे सोमरो साहब वहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। हाँ बिल्कुल, आप देखें ना इन लोगों में किस कदर रौनक पाई जाती है। तो समी साहब ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इससे क्या साबित होता है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। देखें जस्टिस अतर मिनुल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस हवाले से। उन्होंने बहुत बोल्ड उन्होंने डिसीजन लिए हैं। बहुत सारे डिसीजन से यानी लोग खुश नहीं हुए, लेकिन एक्चुअली वो ऐसे फ़ैसले थे कि जिसने एक बिल्कुल एक मैसेज दिया बड़ी क्लैरिटी के साथ कि अदालतों को किस तरीके से एक्ट करना चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ बहुत सारे इदारों के सरबराह, मैं जिक्र नहीं करूँगा, बहुत सारे इदारों के सरबराह ऐसे लोग लगाए गए हैं सदीक साजिद साहब, जिनकी क्वालिफ़िकेशन इश्तिहार में कुछ और थी जी बिल्कुल, लेकिन गुमराह करके तो उनको वहाँ पर लगा दिया गया। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसकी रूह से तो वो सारे के सारे जो ऐसी तकर्रियाँ हैं वो बिल्कुल कालअदम होंगी। और शायद ख़राबी की वजह भी यही है हमारे इदारों की फंक्शनैलिटी में कि जनाब ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको अपने काम का पता ही नहीं है, तो फिर वो काम क्या करेंगे? सदीक साजिद, काम क्या करना है जी? फिर पता क्या होता है, जब इनकी ऑडिट रिपोर्ट सामने आती है तो 900 से लेकर 1000 अरब रुपया ऐसे इदारे नुकसान कर रहे हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है 126 इदारे ऐसे हैं सभी साहब, बशमूल वजारत इत्तलात के 8 इदारे समेत, जिनके सरबराहान ही नहीं हैं और वो बगैर करंट चार्ज पे उनको जो है वो चला रहे हैं। और जिनको लगाया गया है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि क्वालिफ़िकेशन कुछ और है, लेकिन लगा अभी मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अभी भी आप देख लें, एक छोटी सी मिसाल है ओगरा की, उसके लिए भी चेंज किया गया, पहले कुछ और इश्तहार था, बाद में उसको जो है वो तब्दील कर दिया गया। इसी तरह यानी जो प्रोसेस है ये वेटिंग का वो कंप्लीट किया जाता है, अपने पसंदीदा लोगों को सिलेक्ट करवाने के लिए उस प्रोसेस को वैसा बना दिया जाता है। वो जो एक वेटिंग का जो प्रोसेस था जो ऑनेस्टी की बुनियाद पर था, उसको तब्दील कर दिया जाता है। पैमरा के साबिक चेयरमैन की मिसाल आपके सामने, मुझे अब यहाँ पर क्योंकि मुझे बता रहे हैं कि वक्त जो है वो ख़त्म, तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी और नई स्टोरीज़ और सियासी तज्ज़ियात उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।